नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह आचार्य भौतिक शास्त्र डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपने बीएससी पार्ट सेकेंड की लेक्चर सीरीज के अंदर मैं आपको थर्ड पेपर ऑप्टिक्स प्रकाशिकी पढ़ा रही थी। इसके अंतर्गत हम हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। अपने पिछले लेक्चर में अपन ने न्यूटन रिंग के बारे में देखा था। आज हम एक दूसरा महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट जिसको कि हम माइकलसन व्यतिकरण मापी माइकलसन इंटरफेरोमीटर कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। इंटरफेरेंस के अंदर हमें दो तरंगे चाहिए जो कि एक ही स्रोत से निकली हों, अर्थात ऐसी तरंगे जिनमें कला अंतर निश्चित हो। There must be a definite phase relation between the superimposing waves. Then only interference phenomena is possible. व्यतिकरण की घटना तभी संभव है। तो ये प्रक्रिया इस व्यतिकरण मापी में किस प्रकार होगी, यह अपन देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये हमने एक विस्तृत प्रकाश का स्रोत S लिया है, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स S हमने लिया है। अब इससे जो लाइट निकलेगी उसको फोकस करने के लिए हमने इस प्रकाश स्रोत के सामने एक लेंस L रखा है। यह लेंस इसके फोकस तल के ऊपर स्थित है। यह स्रोत फोकस तल के ऊपर स्थित है। अब हम इस लेंस के सामने 45 डिग्री के एंगल के ऊपर एक समतल कांच की प्लेट रख रहे हैं। समतल कांच की प्लेट के सामने यहाँ पर हमने एक दूसरी कांच की प्लेट C रखी है और यहाँ पर ये हमने दो दर्पण M1 और M2 रखे हैं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमने रखा है। एक तरफ तो परावर्तित किरण जाएगी और एक तरफ पारगमित किरण जाएगी, उसके लिए हमने ये दोनों दर्पण रखे हैं। ये जो दोनों दर्पण हैं, मिरर हैं, ये इनके पीछे स्क्रू लगे हुए हैं। ये स्क्रू A और B मिरर M1 और M2 के ऊपर रखे हुए हैं। यह इनको एडजस्ट करते हैं कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हम इनका कर सकते हैं। इन दोनों मिरर के अंदर ये जो मिरर है M2, ये स्थिर होता है, स्टेशनरी है, और दूसरा जो मिरर है M1, इसको हम एक मूवेबल प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं। ये मूवेबल प्लेटफॉर्म की सहायता से हम इस मिरर को आगे पीछे ले जा सकते हैं और यहाँ पर स्केल लगा हुआ है जिसकी सहायता से हम ये भी नाप सकते हैं कि हम इसको कितना दूरी तक खिसका रहे हैं। इसके अंदर जो पिच है, लीस्ट काउंट है, वो 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर का होता है। अब हमें हमारी व्यतिकरण फ्रिंजों को देखना है, उसके लिए यहाँ पर हम टेलीस्कोप रख रहे हैं। यह हमने दूरदर्शी काम में लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये प्रकाश का स्रोत है S। जैसे ही यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होगा, लेंस L के ऊपर आएगा। लेंस L के ऊपर आने के बाद यह प्लेट P के ऊपर आकर के दो भागों में बट जाएगा। इसका कुछ भाग तो मिरर M1 की तरफ जाएगा, बाकी का भाग मिरर M2 की तरफ जाएगा। मिरर से टकराने के बाद, दोनों दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें पुनः इस प्लेट P के ऊपर O बिंदु पे आके मिलेंगी। तो O बिंदु पर आने के बाद, चूंकि ये एक ही स्रोत से आई हैं, S स्रोत से, तो ये दोनों किरणें कला संबंध स्रोत की तरह कार्य करेंगी। They will act as coherent sources because they are emitted from a single light source.
तो हमारे पास इन प्रकाश किरणों में व्यतिकरण की घटना संभव है। व्यतिकरण की घटना से जो फ्रिंजेस मिलेंगी उनको हम टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। अब ये जो प्लेट सी है, इसका क्या कार्य है? वर्किंग ऑफ अ कंपनसेटिंग प्लेट। जो प्रकाश किरण दर्पण M1 की तरफ जारी है, वो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि प्लेट P में से 3 बार जाती है। एक बार यहाँ से जब स्रोत से आई, ये हो गया इसकी दिशा, प्लेट P के अंदर गई। दूसरी बार ऊपर की तरफ जा रही है। तीसरी बार जब यहाँ से टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है O बिंदु तक, तो प्लेट P में से यह 3 बार गुजर रही है। अब हम इस दूसरी किरण को देखें। अगर मान लें कि ये प्लेट C उपस्थित नहीं है, तब इस स्थिति के अंदर M2 की तरफ जाने वाली किरण एक बार प्लेट P में से गुजरी, मिरर M2 से टकराई, रिफ्लेक्ट होके O बिंदु पर आ गई। अर्थात M2 की तरफ जाने वाली किरण सिर्फ प्लेट P में से एक ही बार जाती है। यह स्थिति प्लेट C के एब्सेंस के अंदर है। अब अगर हम प्लेट C लगा दें, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आपतित प्रकाश किरण प्लेट P में से जाती है एक बार, फिर यह C में से जाती है, 2 बार हो गया। अब दर्पण M2 से टकरा करके पुनः प्लेट C में से जाती है और O बिंदु पर आती है। तो यह भी किरण प्लेट के अंदर से अब 3 बार गुजरती है। तो इस प्लेट C का कार्य है कि यह दोनों किरणों के मध्य पथांतर को बराबर करती है। चूंकि यह पथांतर को, पाथ डिफरेंस को बराबर करने का काम करती है, इसलिए हम इस प्लेट को प्रतिकारी प्लेट, कंपनसेटिंग प्लेट भी कहते हैं। यह जो प्लेट C हमने काम में ली है, यह प्लेट का पदार्थ प्लेट P के समान होता है और इसकी मोटाई भी C और P के बराबर होती है। हमने ये जो प्लेट P ली थी, इसको हाफ सिल्वर हमने किया था ताकि यहाँ से रिफ्लेक्शन आसानी से हो सके, परावर्तन की प्रक्रिया आसानी से हमारी हो सके। अब इसके अंदर जो फ्रिंजें बनेंगी, वो किस प्रकार की फ्रिंजें बनेगी, उनको अपन समझते हैं। जो फ्रिंजें बनेंगी वो M1 और M2 के मध्य जो कोण है उसके ऊपर निर्भर करती हैं। हमारे पास हमने अभी एडजस्टमेंट इस तरह से किया था कि M1 और M2 एक दूसरे के लंबवत है। तो M2 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो M2 डैश M1 के समानांतर होगा। तो हमारे पास M1 और M2 डैश के मध्य एक वायु की फिल्म बन रही है। यह पतली वायु की फिल्म से परावर्तित किरणें आ रही हैं, जिनकी वजह से व्यतिकरण की घटना हो रही है। सबसे पहले अपन वृत्ताकार फ्रिंजों को देखेंगे। सर्कुलर फ्रिंजेस। सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए दर्पण M1 और M2 एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। मिरर M1 should be perpendicular to mirror M2। अब M1 और M2 लंबवत है, तो इस स्थिति के अंदर जो प्रतिबिंब है M2 डैश, वो M1 के समानांतर होगा और इनके बीच में एक समान मोटाई की वायु की फिल्म होगी। एयर फिल्म ऑफ
equal thickness is formed between M1 and M2, and this is imaginary air film which is formed between M1 and M2 dash. ये फिल्म एक काल्पनिक वायु की फिल्म है। मैं मान रही हूं कि इनके बीच की दूरी M1 और M2 डैश के बीच की दूरी d है। तो हमारे पास ये प्रकाश का स्रोत S हमने लिया है। इस स्रोत का दर्पणों के अंदर M1 और M2 डैश के अंदर जो प्रतिबिंब मिलेगा उसको हम यहाँ S1 डैश और S2 डैश से दर्शा रहे हैं। हम माने ये जो प्रतिबिंब है S1 और S2 डैश, इनके बीच की दूरी हमारे पास 2d के बराबर है, और ये जो किरणें हैं S1 डैश और S2 डैश से आने वाली किरणें, ये एक दूसरे से थीटा कोण से झुकी हुई हैं, और जो व्यतिकरण प्रारूप हम देख रहे हैं उसको हम टेलीस्कोप के द्वारा यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमें ज्ञात है कि अगर किरणें थीटा कोण बनाती हुई समानांतर आती हैं तो उनके मध्य पथांतर का मान, पाथ डिफरेंस बिटवीन these टाइप्स ऑफ रेडिएशंस इज 2d cos थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास एक माध्यम तो सघन है और एक माध्यम विरल है। तो स्टोक थ्योरम हमें पता है कि अगर एक डेंसर है मीडियम, एक रेयरर मीडियम है, तो एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का आ जाता है। तो उस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस को लेते हुए इन दोनों किरणों के मध्य रिजल्टेंट इफेक्टिव पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2d cos थीटा माइनस लैम्डा बाय 2। और इसके ऊपर अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन इम्पोज करें तो आ जाएगा 2d cos थीटा बराबर n प्लस हाफ लैम्डा। इसी तरह डार्क फ्रिंजेस के लिए 2d cos थीटा माइनस लैम्डा बाय 2 बराबर n माइनस हाफ लैम्डा कंडीशन होती है। तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन आ गई 2d cos थीटा बराबर n लैम्डा। अब मेरे पास सर्कुलर फ्रिंजेस बन रही हैं। मैं उन सर्कुलर फ्रिंजेस का रेडियस निकालूंगी। ये हमने सर्कुलर फ्रिंजेस को दिखाया है। इसमें से nth फ्रिंज को हम ले रहे हैं। nth फ्रिंज का रेडियस माना है Rn के बराबर, और फ्रिंजेस को हम टेलीस्कोप के अंदर देख रहे हैं। टेलीस्कोप को हमने फ्रिंजेस के सेंटर से कैपिटल D दूरी के ऊपर रखा हुआ है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा n। तो यहाँ पर चित्र से अपन देख सकते हैं tan थीटा n का मान कितना आ गया? Rn अपॉन d के बराबर। तो त्रिज्या का मान हम निकाल लें यहाँ से, Rn बराबर d tan थीटा n। tan का मान अपन निकाल सकते हैं, चूंकि अपने को cos की फॉर्म में पता है तो tan को मैंने यहाँ पर cos की फॉर्म में चेंज किया है। और cos का मान मैं अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति के लिए मुझे पता है, मान है n लैम्डा बाय 2d। तो cos थीटा का मान रख दें तो ये मेरे पास अदीप्त फ्रिंजों के लिए त्रिज्या का मान आ गया। इसी तरह से हम ब्राइट फ्रिंजेस का रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला से क्लियर है कि सेंट्रल जो फ्रिंज आएगी वो कहाँ आएगी? जब थीटा का मान 0 के बराबर होगा। और यह जो फ्रिंज है थीटा बराबर 0 पे Rn भी 0 होगा और n का मान यहाँ पर अनंत होगा। अब हम माने कि M1 और M2 एक दूसरे के लंबवत नहीं है, तो इस स्थिति के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है M2 डैश, वो M1 के समानांतर नहीं होगा। इनके बीच में M1 और M2 डैश के बीच में एक वर्चुअल वेज शेप्ड एयर फिल्म बनेगी, आभासी फनाकार वायु की फिल्म होगी।
यहाँ जैसे अपन ने दिखाया है m1 और m2 डैश के बीच में फाई कोण के ऊपर, इसी तरह इस चित्र में भी है m1 और m2 डैश के बीच में फाई कोण के ऊपर एक वेज शेप्ड फिल्म बन रही है। तो इन डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर में इस तरह की फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं। अति परवलय, सरल रेखीय, और अगर इस तरह से इंक्लिनेशन है तब भी स्थिति के अंदर अति परवलय फ्रिंजें हमें प्राप्त होंगी। अब ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है इसके कुछ उपयोग हैं। पहला उपयोग है, हम प्रकाश के स्रोत की तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। We can determine the wavelength of monochromatic light source. हम क्या कर रहे हैं, दोनों दर्पणों के बीच की दूरी का अंतर ले रहे हैं d के बराबर, और टेलीस्कोप को हम सेंट्रल फ्रिंज पे देख रहे हैं। तो सेंट्रल फ्रिंज के लिए थीटा बराबर 0 रख दूं। थीटा 0 रख के ब्राइट और डार्क फ्रिंज की कंडीशन। अब मैं मिरर m1 को λ/2 स्थिति से डिस्प्लेस कर रही हूं। तो हमारे पास जो nth फ्रिंज है उसकी संख्या क्या हो जाएगी, n+1। हमने क्या किया है, दर्पण m1 को x दूरी से विस्थापित किया है। n फ्रिंजें मान लें विस्थापित हो रही हैं। तो कंडीशन आ गई मेरे पास डार्क फ्रिंजेस की 2d + x n+n लैम्डा। इन दोनों को माइनस कर दूं तो लैम्डा का मान आ जाएगा 2x/N। x का मान हम मिरर m1 के साथ पेच लगा हुआ है, x का मान हम निकाल सकते हैं। फ्रिंजों की संख्या को हम अपने आप गिन लें तो हम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से हम पास वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य का अंतर भी निकाल सकते हैं। We can also determine the difference in wavelength of two spectral lines close to each other. सोडियम के लिए अपन जैसे देखें, सोडियम लाइट के लिए वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ का डिफरेंस आ गया 6 एंगस्ट्रॉम। तो हम इन दोनों सोडियम के केस में वेवलेंथ मान लूं λ1 और λ2। डिफरेंस λ1 माइनस λ2 मैं माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से निकाल सकती हूँ। इसके लिए हम जो सेटिंग करेंगे वो सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए कर रहे हैं, मतलब m1 और m2 एक दूसरे के लंबवत हमने माने हैं। तो हमारे पास जो प्रतिबिंब आ रहा है m2 डैश वो m1 के समानांतर है। अब हम अपने मिरर m1 को स्क्रू की सहायता से सेट कर रहे हैं कि फ्रिंजेस हमें क्लियर दिखाई दें। तो उस कंडीशन के लिए दोनों वेवलेंथ λ1 और λ2 के लिए मेरे पास कंडीशन आ रही है 2d बराबर n1 + ½ λ1 बराबर n2 + ½ λ2। अब मिरर m1 को हम आगे पेच और घुमा रहे हैं। एक कंडीशन पे जो फ्रिंजें हैं वो अस्पष्ट होंगी, इसको हम और आगे घुमाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहां ये फ्रिंजें फिर से स्पष्ट दिखाई देंगी। स्केल की सहायता से विस्थापन को हम नाप सकते हैं। x दूरी मान लें हमने विस्थापित किया तो पथांतर कितना हो जाएगा 2x। तो 2x बराबर λ1 के लिए nth फ्रिंज मान लो और λ2 के लिए n+1 फ्रिंज। तो यहाँ से n का मान आ गया 2x/λ1। तो यहाँ से तरंग दैर्ध्य का अंतर λ1 माइनस λ2 आ जाएगा λ1 λ2/2x। मैं मान लूँ दोनों तरंग दैर्ध्य का माध्य तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बराबर है।
तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बराबर लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बराबर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2x। तो हम x का मान ज्ञात करके लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये एक महत्वपूर्ण उपकरण है माइकलसन व्यतिकरण मापी, जिसके अंदर प्रकाश की किरण से एक प्रकाश से हमने दो कला संबंध स्रोत उत्पन्न किए हैं। हमने उस प्रकाश किरण का आंशिक परावर्तन किया है और आंशिक पारगमन किया है। आंशिक परावर्तन और आंशिक परावर्तन से पारगमन से प्राप्त जो किरणें हैं वो अध्यारोपित हो रही हैं और व्यतिकरण प्रारूप बना रही हैं। Thank you students for watching.